हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आपके पहले चैप्टर में ही दिया गया है कि सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो ये जो डिफिनेशन है बार बार रिपीट होती है, बार बार पूछी जाती है। और इन डिफिनेशन का जो यूज है हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आज हम लोग बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डिफिनेशन आती है, यकीनन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरा लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे, कंसंट्रेट हो गए, तो आपको डिफिनेशन पूरी की पूरी याद हो जाएगी और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए, पहली जो डिफिनेशन आती है वह होती है प्रत्यास्थ पिंड। प्रत्यास्थ पिंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, ठीक है। चलिए समझते हैं कि ये प्रत्यास्थ पिंड होता क्या है। चलिए इस हेडिंग को ऊपर लिख देता हूं मैं। पहली हेडिंग है प्रत्यास्थ पिंड, जो कि बहुत पूछा जाता है। आपका ये सब डिफिनेशन, पूरी की पूरी डिफिनेशन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रत्यास्थ पिंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, देखिए इलास्टिक बॉडी मतलब कि प्रत्यास्थ पिंड क्या होता है, एकदम अच्छे समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह कोई बॉडी है। यह क्या है? ये कोई बॉडी है या पिंड है, ठीक है। ये कोई बॉडी है। अब ये बॉडी जो है फ्रेंड्स ऐसे ही है, और इस पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। देखिए इस बॉडी पर मान लेते हैं इधर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, इस बॉडी पर हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा के इस बॉडी को हम खींच रहे हैं। तो बॉडी क्या होगी? थोड़ा थोड़ा सा क्या होगी? डिफॉर्म हो जाएगी कि नहीं? मतलब थोड़ा सा फैल जाएगी कि नहीं? आप लोग बताइए, थोड़ा सा फैल जाएगी कि नहीं? थोड़ा सा फैल जाएगी। अगर ये बॉडी जो है, इस पर फोर्स हम अगर कुछ इस तरह से लगाते हैं, मान लीजिए बॉडी है, इस पर फोर्स जो है इस तरफ लगाते हैं, मतलब दबाते हैं। अगर हम इसको दबा देते हैं, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इस फोर्स को टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। क्या? टेंसाइल फोर्स। जो खींचा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स मतलब कि तनाव बल। और जो इस तरह का फोर्स लगा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, जब इस बॉडी को हम दबाएंगे, फ्रेंड दबाएंगे, तो क्या होगा? ये सिकुड़ेगी कि नहीं बताइए आप? संकुचन होगा, सिकुड़ेगी। ये बॉडी दबना चाहेगी, दबना चाहेगी। 10 न्यूटन के बल से दबा रहे हैं इसको हम। कितने? 10 न्यूटन के। तो यह फोर्स क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स, जिसको क्या कहते हैं? संपीड़न बल। संपीड़न बल। जब इसको खींचा जा रहा है, मतलब तनाव, टेंशन, जिसे कहते हैं टेंसाइल फोर्स, तनाव बल। जब इसको हम बॉडी को देखिए फ्रेंड दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसे दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं। तो क्या होगी? बॉडी मतलब कुछ बटोरना, मतलब बटोर रहा, बॉडी को दबा रहा है, तो बॉडी दब रही है। देखिए मान लीजिए कुछ अंदर आ गई है, दब रही है। इसमें क्या रहा है? खींचा जा रहा है, तो खींचा जा रहा है इस तरह से बल लगा के, तो बॉडी क्या रही है? बढ़ जा रही है। लेकिन जैसे हम इन दोनों बलों को हटाते हैं, बॉडी पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। बॉडी कैसे आ जाती है? पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। मतलब कि बॉडी जैसे पहले थी, पुनः बल हटाने के बाद पुनः फिर इसी अवस्था में आ जाती। मतलब पहले बॉडी थी, इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो बॉडी थोड़ा थोड़ा बढ़ जा रही थी। इसी बॉडी को लेके हमने 10 न्यूटन के फोर्स दबाया, दबाया मतलब कि कंप्रेसिव फोर्स लगाया, संपीड़न बल लगाया, तो यह बॉडी दब रही थी। लेकिन जैसे ही इन सभी बलों को मैंने रिमूव किया, हटा दिया, बॉडी पुनः अपनी जैसे अवस्था में थी पुनः अपनी अवस्था में आ गई। तो ऐसी बॉडी को हम प्रत्यास्थ पिंड मतलब कि इलास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखेंगे। यह कोई बॉडी थी,
ये क्या थी, बॉडी थी। इस बॉडी पर हमने जो है टेंसाइल फोर्स लगाया, मतलब कि खींचा इस बॉडी को 10 न्यूटन के बल से इधर से और 10 न्यूटन के बल से इधर से। तो जब हमने खींच रहे हैं तो बॉडी में कुछ ना कुछ फैलेगी। बॉडी जब खींचा जाएगा किसी चीज को तो अब फैलेगी ना, तो ये बॉडी कुछ ना कुछ फैल गई, कुछ इधर फैल गई, कुछ इधर फैल गई। और लेकिन जब इसी बॉडी को लेकर मैंने इसको दबाया, मतलब कि कौन सा फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़न बल लगाया, तो ये बॉडी क्या हो जा रही है, दब जा रही है, मतलब कि इसके लंबाई में कमी हो जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे हम खींच रहे हैं तो इसके लंबाई में क्या हो जा रही है, बॉडी की वृद्धि हो जा रही है। जैसे ही इन दोनों बलों को, इस बल को हटा देते हैं और इस बल को हटा देते हैं, तो बॉडी जैसे पहले थी पुनः ऐसी अवस्था में आ जा रही है। मतलब बॉडी में किसी प्रकार का, मतलब ना तो वह बढ़ रही है ना तो वह घट रही है। जैसे ही बल को हटाएं पुनः जैसे थी, जितनी लंबाई में थी, जितनी डायमेंशन में थी, उतनी डायमेंशन में यहाँ प्राप्त हो जा रही है। मतलब उसकी ना तो लंबाई में वृद्धि हुई है ना तो लंबाई में कमी हुई। जब उसको बल को हम हटा दिए तो बॉडी पुनः जैसे अवस्था में थी, जितने लंबाई में थी उतने लंबाई में ही प्राप्त हो रही है। तो ऐसे बॉडी को हम प्रत्यास्थ पिंड, मतलब कि इलास्टिक बॉडी कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसा पिंड, ऐसी बॉडी जिस पर कोई बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, जो बल लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, वो सब क्या है, बाह्य बल, मतलब उसमें बाहर से बल लगा के खींच रहे हैं। कोई बाह्य बल मतलब कि क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी बॉडी जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर बॉडी की डायमेंशन मतलब कि लंबाई जो चौड़ाई होती है, बॉडी की डायमेंशन में कुछ वृद्धि देख रहे थे। वहां जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे तो वृद्धि आ जा रही थी, लेकिन जब कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे तो क्या आ जा रही थी, कमी आ जा रही थी। कुछ वृद्धि या कमी आ जाए, परंतु फोर्स को हटाने पर बॉडी पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, तो उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा, ऐसी बॉडी जिस पर कोई बाह्य बल, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बॉडी के डायमेंशन, मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कुछ वृद्धि, जब हम टेंसाइल फोर्स लगा के खींच रहे थे तो उसमें देख रहे थे कुछ वृद्धि हो रही थी। लेकिन जब उस पर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसको दबा रहे थे तो उसके लंबाई या चौड़ाई में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। जब कंप्रेसिव लगा रहे थे तो कमी आ जाए, परंतु फोर्स को हटाने पर, लेकिन जैसे देख रहे थे हम फोर्स को हटा दे रहे थे, बॉडी पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए तो उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। हमारी जो फ्रेंड्स अगली डिफिनेशन जो आती है वो आती है दृढ़ पिंड, मतलब कि रिजिड बॉडी। आपको हम पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं
कि दृढ़ पिंड क्या होता है, मतलब कि रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे हमारा पहला लेक्चर जाके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि दृढ़ बॉडी हमने बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके वहाँ देख सकेंगे। ठीक है, ये भी डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम दृढ़ पिंड की चर्चा नहीं करेंगे, आप जाके पहले लेक्चर में देखेंगे तो आपको दृढ़ बॉडी के बारे में मिल जाएगा, दृढ़ पिंड क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तीसरा है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। पदार्थ, मैटर। ठीक है, अब पदार्थ क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मतलब जिसे हम मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, पदार्थ हो तो इसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकें, वह पदार्थ कहलाता है। जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, पदार्थ कहलाता है। ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। ज्ञानेंद्रियां टोटल 5 होती है, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता रहा हूँ। ज्ञानेंद्रियां जैसे होती हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। मतलब पदार्थ वह जिसे हम देख सकें, सूंघ सकें, और उसको मतलब जीभ द्वारा उसका मतलब किस टाइप का उसको पता कर सकें। और कोई पदार्थ होता है जैसे कोई आवाज करता है, उसकी आवाज को हम सुन सकें, तो ऐसी उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे हम देख सकें, मतलब कि वह मतलब पदार्थ वह होता है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाले। जैसे हम उसको देखें, वो हमें दिखाई दे, जैसे हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। जिसे हम छू सके, छू करके बताएं मतलब ये मुलायम है या कठोर है, किस टाइप का है। तो जितने भी इस प्रकार जितने भी हम अनुभव कर सकेंगे, वह सब क्या कहलाएंगे, जिस भी वस्तु का हम इस तरह से अनुभव कर सकेंगे, देख सकेंगे, या फिर उसे हम मतलब छू करके बता सकें क्या है, ठीक है, या फिर उसे सूंघ करके बता सके, सूंघ के बता सके कि ये किस टाइप का महक रहा है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, पदार्थ वह है, पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके, कुछ प्रभाव डाल सके, प्रभाव डाल सके, कुछ स्थान घेरे, कुछ क्या करे, स्थान घेरे, स्थान घेरे। ठीक है फ्रेंड, कुछ प्रभाव डाल जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर मतलब क्या करे, कुछ प्रभाव डाल सके, मतलब कि कुछ प्रभाव डाले हमारे मतलब ज्ञानेंद्रियों पर। ज्ञानेंद्रियां होती हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके। और जैसे देखिए बोर्ड एक पदार्थ है, तो कुछ क्या हुआ है, स्थान घेरा हुआ है कि नहीं अपने देखिए ये कुछ स्थान घेरा हुआ ना, मतलब इसी तरह से जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके और स्थान घेरे। और पदार्थ की उपस्थिति, और जो पदार्थ की उपस्थिति कैसे पता चलेगी, पदार्थ की उपस्थिति किस तरह से पता चलेगी, बता रहे हैं। पदार्थ की उपस्थिति देखने, कैसे पता चलेगी, देखने, सूंघने, छूने तथा सुनने से, देखने, छूने तथा सूंघने से होती है। समझ में आया कि मतलब हम कैसे जानेंगे यहाँ पर कोई पदार्थ, उसको देख के पता कर सकते हैं, सूंघ के पता कर सकते हैं, उसको छू करके पता कर सकते हैं, और कुछ पदार्थ जैसे आवाज करते हैं उनको हम सुन के पता कर सकते हैं कि ये कोई पदार्थ है। तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा
कि पदार्थ वह है जो हमें ज्ञानेंद्रियों, जैसे ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख कान नाक जीभ त्वचा है, इस पर कुछ प्रभाव डाले। प्रभाव डालने का मतलब है हम जिसे उसको देखते हैं, हम उसको देखें, उसको छू करके पता करें, प्रभाव यही सब होता है। हम उसको देख के पता करें, छू के पता कर सकें या सूंघ के पता कर सकें, वही प्रभाव होता है। प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेरे, जैसे बोर्ड है तो ये भी एक पदार्थ है, तो ये कुछ स्थान घेरा हुआ है, कुछ स्थान घेरे। और पदार्थ की उपस्थिति देखने, सूंघने, छूने तथा सुनने से होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। अब पदार्थ प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर स्टार लगा के लिखेंगे। पदार्थ प्रमुख रूप से, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख की बात करेंगे। पदार्थ प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा द्रव, लिक्विड इसे कहते हैं। तीसरा हमारा जो होता है वो होता है गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ पूरा अच्छे से। पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके, कुछ स्थान घेरे। पदार्थ की उपस्थिति देखने, सूंघने, छूने तथा सुनने से होती है। पदार्थ प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। चलिए अगला डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है सब। चौथा डिफिनेशन है हमारा, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। कण, जिसे कहते हैं पार्टिकल्स, कण। हम कण को पढ़ते हैं, कण क्या होता है, पार्टिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी बॉडी है, कोई भी पदार्थ है या बॉडी है, कुछ भी कह लीजिए, बॉडी, हम इसको सिंपल से लैंग्वेज में बॉडी, ठीक है, बॉडी है। सभी को पता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। पूरे अरेंजमेंट को हम बॉडी कहते हैं। जो ये पूरा अरेंजमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा बॉडी कहलाएगा। लेकिन ये किससे मिलकर बनी हुई है? छोटे छोटे कणों से। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या है? ये सब क्या है? कण है। ये सब कण कहलाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे हैं, ये कण कहलाएंगे। तो कण क्या होते हैं? ये पदार्थ का मतलब या बॉडी का ऐसा भाग होता है, ऐसा भाग या अंश होता है, ठीक है, ऐसा भाग या अंश होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। ये बॉडी या पदार्थ का मतलब या बॉडी का ऐसा भाग या अंश होता है जिसका आकार जो है फ्रेंड्स बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ भार होता है, चाहे कितनों कम हो, लेकिन इन पार्टिकल्स का अपना कुछ ना कुछ जरूर भार होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि मतलब यह किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग या कण होता है जिसका कुछ ना कुछ अपना जो है वेट होता है, अपना भार होता है। तो यही आपकी डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स होते क्या है। चलिए डिफिनेशन को लिखते हैं। लिखेंगे, यह पदार्थ का ऐसा भाग मतलब पार्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, भाग या अंश होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसका आकार बहुत, यह पदार्थ का ऐसा भाग या अंश होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ भार जरूर होता है,
कुछ ना कुछ भार होता है। क्या होता है? भार होता है। समझ में आ गया? आपको पार्टिकल्स की डिफिनेशन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चाहे तो आप ये फिगर बना लीजिएगा, अगर आप एग्जाम में फिगर वगैरह बना के लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पदार्थ। पदार्थ या बॉडी, पदार्थ है। और ये क्या है? ये है कण, जिसे क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यह पदार्थ का ऐसा भाग या अंश होता है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ भार होता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। इनका आकार जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ जरूर वेट होता है। सेल्फ वेट कुछ ना कुछ जरूर होता है, मतलब इनका स्वयं का भार होता है। जो भी पार्टिकल है चाहे कितना भी कम होगा, लेकिन इनका जो है कुछ ना कुछ भार जरूर होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। चलिए 5वीं डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। 4 कंप्लीट हो गई। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हमको भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब चीजें जरूर आप लोग बताया करो वीडियो देखने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, और पढ़ते हैं हम अपने अगले 5वें नंबर, दूरी। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। एक तो दूरी, एक तो विस्थापन, मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। आप दोनों कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। दूरी, डिस्टेंस। अब दूरी क्या होती है इसको समझते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, कभी आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये आपका घर है। क्या है? होम, घर। ये आपका क्या है? स्कूल है। देखिए, घर से आपको स्कूल जाना है तो आप डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट रास्ता तो नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है आपको घर से स्कूल जाने के लिए। तो आपका कुछ रास्ता कुछ इस तरह से आपको जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, मतलब कि पहले आप घर से निकलेंगे, फिर इधर एक रास्ता मुड़ा है, फिर इधर गया, फिर इधर एक रास्ता मुड़ा है, फिर इधर गया, तब जाके आप यहाँ से जो है स्कूल अपने पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यह दूरी जो है 2 किलोमीटर है, फिर ये दूरी जो है आपकी 3 किलोमीटर है, फिर ये 2 किलोमीटर है, फिर ये 3 किलोमीटर है, फिर ये 2 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए, 2 + 3 + 2, फिर +3, फिर +2, कितना आ जाएगा? 3 2 5, 2 7, 3 10, 2 12 किलोमीटर। टोटल हम जो है फ्रेंड्स 12 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, तब जाके हम अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? दूरी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या होता है? किसी गतिशील पिंड द्वारा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है, या मान लीजिए हम ही हैं, हम ही क्या है, पार्टिकल्स अपने घर से स्कूल जा रहे हैं। किसी गतिशील पिंड द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुल तय की गई लंबाई को ही दूरी कहते हैं। कुल तय की गई लंबाई, जितना भी लंबाई हम तय कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। मतलब कि किसी गतिशील, मतलब गति करते हुए, जब चलेगा तभी ना गति करेगा। किसी गति करते हुए मतलब गतिशील पिंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुल तय की गई लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। कुल जितना भी हमने तय किया है घर से कॉलेज जाने में, उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन लिखते हैं, तुरंत लिखेंगे। किसी गतिशील पिंड द्वारा, किसी गतिशील पिंड द्वारा एक स्थान से
दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई कुल लंबाई को ही कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब स्टार लगा के एकदम पॉइंट लिखिएगा, जो कि हर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। दूरी एक अदिश राशि है। कैसी है? दूरी एक अदिश राशि है। अब क्या है, दूरी जो है फ्रेंड्स कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। कैसे शून्य होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा। यहां पर लिखेंगे दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। इतना पॉइंट नोट करिए। दूरी क्या होती है? किसी गतिशील मतलब गति करते हुए पिंड द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई कुल लंबाई, अंडरलाइन कर लीजिए, कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी कैसी है? दूरी एक अदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूरी आपके जो है कंपटीशन वगैरह में पूछ लेता है, दूरी कैसी है? दूरी एक कैसी है? अदिश राशि है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ, विस्थापन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। चलिए, विस्थापन। छठे नंबर पे है। चलो, डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल आसानी समझिएगा, बिल्कुल आसानी समझाएंगे। देखिए, यह मेरा घर है और हमें कहाँ जाना है? स्कूल। ये स्कूल है। क्या है? घर है, ठीक है। दूरी यह कहता है कि हम किसी मतलब रोड को फॉलो करेंगे। जैसे भी मेरी सड़क वगैरह बनी है, जैसे देखिए हम कैसे गए थे, इस तरह से गए थे, इस तरह तक जाके हम स्कूल पहुंचे थे, ठीक है। तो हम रोड को फॉलो करके चलते हैं कि मतलब रोड जैसे बना हुआ है स्कूल जाने के लिए, हम उस तरह से जाएंगे। ये नहीं कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है स्कूल और रास्ते में किसी का घर पड़ रहा है तो घर तोड़ के हम चले जाएं, तो ये दूरी नहीं होती है, ठीक है। तो विस्थापन यही चीज कहता है कि वह कम से कम दूरी जो पड़ेगी स्कूल जाने में। ये स्कूल है, यहाँ से यहाँ, चाहे रास्ते में किसी का घर क्यों ना पड़ जाए, हम वही दूरी तय करेंगे जहां से इसकी और इसकी डिस्टेंस सबसे कम मिले। हम वही दूरी तय करेंगे, चाहे किसी का घर तोड़ के क्यों ना जाना पड़े। डिस्प्लेसमेंट यही कहता है कि हम वही रास्तों को फॉलो करेंगे, चाहे किसी का घर, नदी, नाला कुछ भी कूद के जाना पड़े। जहां से कम दूरी इन दोनों के बीच के मिलेगी, उसी रास्ते को हम फॉलो करेंगे। विस्थापन यही कहता है, ठीक है। विस्थापन यही कहता है कि जो है हम उसी रास्ते को फॉलो करेंगे जहां से घर और स्कूल के डिस्टेंस जो है कम से कम प्राप्त हो। ये रास्ता इस तरह से गया है, इस तरह से जाने के लिए हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हम उसी डिस्टेंस को फॉलो करेंगे जिससे हमारा घर से स्कूल जो है बहुत नजदीक पड़े। चाहे हमें किसी का घर द्वार, नदी नाला कूद काट के जाना पड़े, चले जाएंगे, ठीक है। तो विस्थापन दूरी का मतलब क्लियर हो गया। दूरी का मतलब होता है जैसे हमारी सड़क बनी है, हमें उस तरह से जाना है, तब जाके हम स्कूल पहुंचेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है हम वह कम से कम पथ है, जो भी छोटा से छोटा मार्ग को हम अपनाएंगे, छोटे से छोटे रास्ते को अपनाएंगे, जहां से हमारे घर से स्कूल की दूरी बहुत ही शॉर्ट मिले, ठीक है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया होगा। अब कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और दूरी जीरो नहीं हो सकती, तो उसको हम बात करते हैं। देखिए, यह कोई बिंदु ए है, यह बी है, यह सी है। हमें देखिए जाना है ए से बी और बी से सी। मान लीजिए 2 किलोमीटर यहाँ हम गए और 3 किलोमीटर यहाँ गए, तब जाके हम सी पे पहुंचे। टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 + 3 बराबर 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, अगर हमें ए से सी तक जाना है, हम रोड कुछ नहीं देखेंगे, हम सीधे डायरेक्ट ऐसे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। ये बोल रहा है कि हम रोड कुछ नहीं देखेंगे, रोड बना है, क्या बना है, हमें अगर ए से सी तक जाना है, विस्थापन कहता है, तो हम यही एकदम शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे। चाहे इस बीच में किसी का घर पड़े या फिर नदी न पड़े या नाला पड़े, उसको हम कूद के जाएंगे। यही जो है शॉर्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो कम से कम दूरी होती है, उसी को अपनाना ही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन और दूरी समझ में आ गया होगा। अब कैसे जीरो होता है, इस चीज को हम बताते हैं। अब मान लीजिए, अब ए से बी गए, बी से सी गए, हमें सी से ए तक आना है, तो हम ऐसे चले आए, ये भी मान लीजिए 2 किलोमीटर है। और हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, 3 फिर +2 बराबर कितना, 5 किलोमीटर है। 3 तो 5 2 7 किलोमीटर। और हमारी कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। कोई दूरी पूछेगा, ए से सी तक दूरी कितनी है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, टोटल 7 किलोमीटर। हमसे अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहीं पर चले और यहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि हम तो यहीं पे चले थे ना, हमें 60 रास्ता अपनाना है। ए पे चले थे, ए पे ही आ गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हम ए से बी, बी से सी, सी से ए आए हैं, तो हमारी दूरी कितना तय की है, 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, टोटल 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता, हम यहीं चले और यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। तो समझ में आ गया होगा दूरी क्यों 0 नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हो सकता है, समझ में आ गया होगा। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे, किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी गतिशील पिंड द्वारा अंतिम और प्रारंभिक किसी गतिशील पिंड द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा घर था, क्या था, यह हमारा घर था, यह हमारा क्या था, स्कूल था। अब यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, डायरेक्ट हमें जाना है, विस्थापन कहता हम एकदम शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे, चाहे किसी का घर कुछ भी कूद के हमें जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ से हम चलना शुरू किए तो कितना था, 0 किलोमीटर। यहाँ पे पहुंचे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो विस्थापन कहता है किसी भी गतिशील पिंड द्वारा अंतिम स्थिति कौन है, 5 किलोमीटर, और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर, और प्रारंभिक स्थिति कौन है, 0, तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर। अंतर को ही विस्थापन कहते, समझ में आया। किसी गतिशील पिंड द्वारा अंतिम स्थिति कहाँ है, अंतिम हमें स्कूल पे जाना है, अंतिम स्थिति 5 हो गई, और प्रारंभिक स्थिति कितना है, 0 है, तो इनके बीच का अंतर 5 - 0 बराबर 5 किलोमीटर के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। समझ में आया ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा के लिखेंगे। देखिए 0 कैसे होगा, यहाँ से हमने बताया ए से बी,
ए से बी, बी से सी और सी से ए। जीरो से चलना प्रारंभ किया और जीरो पे ही आ गए तो विस्थापन कहता है हम शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे। ए पे चलना शुरू किए थे, ए पे आ गए तो यहाँ पे जीरो से, यहाँ जीरो था मतलब हम जीरो से चलना स्टार्ट किए थे और जीरो पे ही आ गए तो विस्थापन जीरो हो गया कि नहीं आप बताइए। हम ए से चलना ही स्टार्ट किए थे मतलब इसको मूल बिंदु जीरो मान के चले थे, फिर ए पे ही आ गए तो विस्थापन कितना हुआ, जीरो हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक पार्ट लिखेंगे स्टार लगा के, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया विस्थापन क्या होता है। किसी गतिशील पिंड द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको पूरी की पूरी डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी और जो भी एक आध दो डिफिनेशन बचेगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ा देंगे। आज की क्लास इतनी ही थी फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है और कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।